अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो जानी तुम सब? वालेकुम सलाम। अच्छा जी। कल हमने अपना पहला सेशन शुरू किया था जिसके अंदर हमने रिस्क प्लस एनालिटिकल के सवाल किए थे। और ऐसे सवाल जो कि आज तक नहीं आए जिसमें हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि हमने एनालिटिकल की डेफिनेशन तो देखी है ना। एनालिटिकल की डेफिनेशन ऐसा ही है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कंपेयर करना पहली चीज थी उसके अंदर। ऐसा ही है। और प्लॉजिबल रिलेशनशिप को इंक्वायर करना जो डिफर करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज से। ऐसा ही है। अच्छा भाई, तो आज एक सवाल मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बनाया है। सही है। जिसके अंदर आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। वो कह रहा है कि कैलकुलेट करें एक्सपेक्टेड सैलरी एक्सपेंस। एक्सपेक्टेड सैलरी एक्सपेंस यानी मैं ये कहूं कि अगर मैं किसी कंपनी का ऑडिटर हूं और मैं किसी कंपनी के ऑडिट पे गया और मुझे कुछ डेटा गिवन है। मुझे कुछ क्या गिवन है? डेटा गिवन है। इस डेटा की बेस के ऊपर क्या मैं कह सकता हूं कि मैं अपने हिसाब से एक एक्सपेक्टेड सैलरी निकाल सकता हूं कि अगर मुझे कुछ डेटा अवेलेबल है जिसको मैं यूज करके निकाल लूं कि भाई फॉर द ईयर की सैलरी इतनी बनती है। और फिर मैं उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यानी उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कंपेयर करूं जो एफएस में रिकॉर्डेड है। तो डिफरेंस आएगा। तो हम इंक्वायर करेंगे कि भाई वो डिफरेंस क्यों आया। देखो इसमें सवाल में स्पेसिफिकली मैंने पूछा है कैलकुलेट करें एक्सपेक्टेड सैलरी एक्सपेंस। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने गया, मुझे वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हुए, एक सैलरी की रेंज दी हुई है, मुझे बता दिया कि भाई कितने लोग नए आए हैं और कितने लोग छोड़ के गए हैं, कितना बोनस है, क्या है। ये सारी चीजें अगर मुझे बता दें तो मुझे आप एक बात समझाते हैं क्या मैं एक्सपेक्टेड सैलरी की वैल्यू निकाल सकता हूं? एक्सपेक्टेड सैलरी ऐसा है कि ऑन एवरेज इतनी सैलरी मेरे हिसाब से बनती है। और फिर मैं उसको अगर एफएस की वैल्यू से कंपेयर करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वैल्यू से कंपेयर करूंगा, आइडियली वो मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होती तो इस सवाल में मैंने ये भी पूछा आप लोगों से कि पॉसिबल रीजंस बताएं कि क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सैलरी डिफर हो रही है। तो ये वो सवालात हैं जो आज तक आईकैप ने टेस्ट नहीं किए हैं और बहुत हाई लेवल के हैं। तो प्लीज इसको फोकस होकर देखिएगा। ये मैं ग्रुप पे भेज चुका हूं आपको, चाहे वो कस्टमाइज बैच हो चाहे वो रेगुलर बैच हो। सही है जी। प्लीज इसको सॉल्व करें और फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। और टाइमर लगा के आपके पास कुल मिला के इसको करने के लिए 10 मिनट है। सही है जी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड यू नीड टू डिस्कस। अच्छा, डिस्कशन का तरीका भी बताता हूं। अगर मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी कम आई है और फाइनेंशियल्स में ज्यादा आ रही है, तो आपने उसके रीजन लिखने हैं कि क्योंकि जब किसी से इंक्वायर करने जाते हो ना, तो आप ये भी देखते हो कि यार मैं क्या उससे पूछूं जो इस कैलकुलेशन में मिसिंग है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपको बेसिक पे पता थी, आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पता थे, आपने एक सैलरी निकाल ली। और अगर फाइनेंशियल में सैलरी ज्यादा आ रही है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ हो सकता है उसके अंदर बोनस हो जो कि मुझे पता नहीं है? जल्दी बताओ, यस और नो, जल्दी से। हो सकता है उसके अंदर बोनस हो जो कि मुझे पता नहीं है। अच्छा, हो सकता है उसके अंदर इंक्रीमेंट लगे हो सकता है उसके अंदर इंक्रीमेंट लगे हो जो मुझे पता नहीं है। तो दीज आर द पॉसिबल रीजंस। तो जब आप ऑडिट पे जाते हैं ना, तो आपने एनालाइज करना होता है, एक क्रिटिकल थिंकिंग लगानी होती है कि यार अगर मैं एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहा हूँ और फाइनेंशियल्स में ज्यादा आ रही है, तो और क्या हो सकता है जो मैं मिस कर रहा हूँ। और अगर वो चीजें इनकॉर्पोरेट करूं तो मुझे एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है, क्योंकि मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू करीब करीब आ गई है। बात क्लियर है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। इसको जल्दी से करें। मेरा तरीका ये है कि मैं कैमरा बंद करूंगा, माइक म्यूट करूंगा, 10 मिनट है आपके पास। आप यहाँ पे इसको लिखेंगे। हाँ जी, सबसे पहले यू नीड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है आप लोगों ने। अच्छा, ये जो मुझे बताओ सैलरी रेंज दी हुई है, हमने कल कुछ सवालात किए थे और उससे पहले भी क्लासेस में किए हैं कि भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए तो क्या आप इसमें से 2.5 लाख उठाएंगे, 3 लाख उठाएंगे, या इन दोनों का एवरेज? हाँ जी। मिशेल कह रही है सर एवरेज लेंगे। वेरी गुड, एवरेज लेंगे, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। चलें जी, बिल्कुल।
हाँ जी, एनीवन जिसने एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी ग्रेड की निकाली हो, कोई मोटिवेशन रखनी है सेशंस में। तुम अगर मोटिवेट करोगे ना, पूरे 20 के 20 दिन कराऊंगा प्रैक्टिस। पर ये कि तुम लोगों ने लग के काम करना है। अच्छा जी, ग्रेड ए के बच्चे कह रहे हैं, ओहो, ए की ग्रेड की अलग अलग सैलरीज आ रही हैं। मिशेल कह रही है 585,7500। हमजा कह रहे हैं 543,7500। और हमारे पास एसन कह रहे हैं 544,50,000। चलिए लेट्स सी, करें करें आखिर तक करें, आखिर तक करें, कंक्लूजन तक पहुंचाएं इसको। जिडियन बता चुके हैं सर 58 मिलियन की सैलरी आ रही, 58.57। डोंट यू थिंक कि ये बहुत कम है? क्या 12 महीने से तुमने मल्टीप्लाई किया है जानी? हाँ जी, भाई फाइनेंशियल्स में तो 12 महीने की सैलरी आएगी ना जिडियन। अच्छा, ग्रेड ए का निकाला तुमने? ओके, ग्रेड ए का। वैसे एक बात बताऊं जिडियन, ग्रेड ए तुमने बिल्कुल सही निकाला है जानी। ग्रेड ए बिल्कुल सही निकाला है, बेहतरीन जा रहे हो। ग्रेड बी की वर्किंग करके दिखाओ मुझे। ये किसी अटेम्प्ट का सवाल नहीं जानी, ये बनाया है आज। तो ऐसे वो सवालात हैं जो आपको आज तक नहीं मिले हैं, और ऐसा होता है कि प्रैक्टिस सेशन का सवाल लग जाता है क्योंकि न्यू नेचर के सवाल, एटलीस्ट थिंकिंग कैपेबिलिटी तो आती है ना। इसके बाद जो मैं सवाल करवाऊंगा वो वाला सवाल करवाऊंगा मैं, जो कि हमारे रिस्क के पैरामीटर्स पे होता है। लेट्स से सिचुएशन दी हुई होगी, उसमें आपको कहेगा कि भाई बताओ इसमें रिस्क क्या है और उसके स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। तो हम एग्जाम के पैटर्न को भी प्रैक्टिस करते हैं ना। सही है। तो मैं अभी एक्सपेक्टेड वैल्यूज पे काम करवा रहा हूँ, जैसे हमने कल की क्लास में किया था, जैसे हम आज की क्लास में कर रहे हैं। अच्छा, पहले हम ग्रेड ए की दिखाते हैं वर्किंग। क्या बोलते हो, सब बच्चों ने ग्रेड ए की वर्किंग कर ली है? ओनली ग्रेड ए, ओनली ग्रेड ए। बात कर लें ग्रेड ए की। हाँ जी बच्चों, बता दो यार। ओके। अच्छा देखो, ग्रेड ए की वर्किंग किस तरीके से की हुई है मैंने। देखो, अगर मैं सवाल में जाके देखता हूं जानी, तो ग्रेड ए के टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 15। ऐसा ही है, 15 है। अच्छा, मैं सवाल में जाके देखता हूं मैंने 15 ही लिए, क्यों? क्योंकि इसमें से कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके नहीं गया। ऐसा ही है। ये 275 कैसे निकाली सर? ये 275 कैसे निकाली? हाँ जी, ये 275 कैसे निकाली? सर ये दोनों का एवरेज है ना, 2.5 लाख और 3 लाख का एवरेज है। हाँ जी, हमने ऐसे ही निकाली ना जानी। 2,50,000 प्लस 3 लाख डिवाइड बाई 2, यही आता है। हाँ जी, यही आता है, 275,000। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से सोच के, हाँ प्लीज फोकस के साथ। इसको मैं जरा इसको 18 करूं ताकि आपको दिखे। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं ये देखता हूं कि 275,000 आया है, पर क्या मैं कह सकता हूं ये एक्चुअल सैलरी है या एवरेज है? हाँ जी, एक्चुअल है या एवरेज है? जल्दी से, यानी लिखना है तुम लोगों ने यार, तुम लोगों के लिए बात है। एवरेज है ना? अच्छा, जब ये एवरेज है बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ, ये एवरेज है अगर,
क्या हम कह सकते हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मेजर एम्प्लॉइज विल बी लाइंग अंडर हायर रेंज और लोअर रेंज? या इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा जब आप ऑडिट करने जाएंगे, और यहाँ पे भी मैं सिखा रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, एवरेज का मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ ऑन एवरेज ये सैलरी है, बट क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है 15 में से 12 एम्प्लॉयज की सैलरी 3 लाख के करीब करीब हो? हाँ जी, 3 लाख के करीब करीब हो, ऐसा ही है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेजर लोगों की सैलरी कोई 2.5 लाख के करीब करीब हो, ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताओ, ये एवरेज अगर मैं लेकर एक्सपेक्टेशन बना रहा हूं, तो एक वजह ये भी हो सकती है कि मेरा सैलरी एक्सपेंस का जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है और जो फाइनेंशियल्स में आ रहा है वो उससे मैच ना करे, ऐसा है। तो ये पॉसिबल रीजन मैंने बता दिया। खैर आगे लेके चलते हैं। सर मैंने 275,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मेरे पास एक एक्सपेक्टेड सैलरी की अमाउंट आ गई ग्रेड ए की एम्प्लॉयज की 49.5 मिलियन, ऐसा ही है। इसने कहा इसके ऊपर बेनिफिट कितने दिए जाते हैं सैलरी पर मंथ के हिसाब से, हाँ जी 10%। तो सर हमने यहाँ पे क्या किया, इसका 10% लगा दिया। अब मुझे आप एक बात बताएं, क्या ग्रेड ए का कोई भी बंदा ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके गया या कोई भी नहीं गया, जल्दी बताओ। हाँ जी, कोई भी नहीं गया, नो वन। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ऑन 30 जून 2021 क्या कंपनी के उन लोगों को बोनस मिलेगा जो कंपनी में मौजूद थे 30 जून 2021 को? हाँ जी, ऐसा है। तो मुझे आप एक बात बताएं, क्या इन 15 के 15 बंदों को इक्वल टू ग्रॉस बेसिक सैलरी बोनस मिलेगा? ऐसा ही देखो लिखा हुआ भी, ऑन 30 जून 2021 द कंपनी अनाउंस अ बोनस इक्वल टू द ग्रॉस बेसिक सैलरी फॉर एवरी एम्प्लॉय। यानी एक महीने की सैलरी का उनका बोनस बन गया। तो क्या मैं कह सकता हूं 4125,000 हमारे पास एक बोनस की अमाउंट आ गई, ऐसा ही है। तो ये कुल मिला के मेरे पास ग्रेड ए का टोटल एक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ गया कि यार ये तो बुक हुआ होगा, ऐसा ही है। चलें जी आगे। अब मुझे एक बात बताएं, सर यहां पर ये आ रहा है 42। सर अगर मैं सवाल में जाके देखता हूं तो मैंने यहाँ पे 45 एम्प्लॉयज लिए हुए, देन व्हाई आई एम टेकिंग 42 हेयर, जल्दी बताओ 42 क्यों ले रहा हूँ? हाँ जी, 42 क्यों पिक कर रहा हूं मैं? सर 3 चले गए। अच्छा भाई, तो मैंने 3 को कटा के जो बच गए मेरे पास, वेरी गुड, जो 3 को कटा के मेरे पास जो बाकी बच गए, तो क्या वो पूरे साल के लिए मौजूद हैं? यस सर, मैंने उनकी एवरेज सैलरी लेकर उनको मल्टीप्लाई किया, उस पर मैंने बेनिफिट्स दिए, और देखो उस पर बोनस भी दिया है। वेरी गुड सर, वेरी गुड आ गए। तो हमने क्या कहा कि भाई 6.825 मिलियन उसका बोनस आ गया, और टोटल आ गया 92.82 मिलियन, ऐसा ही है। पर यू नीड टू रिमेंबर कि इन लोगों में वो लोग शामिल नहीं है जो छोड़ के चले गए, तो उनकी भी तो कुछ महीने की सैलरी आएगी ना लीवर्स की, वो ये रही। एम्प्लॉयज लेफ्ट वो अलग से आ रहे हैं, पर उसकी पूरे साल की नहीं है, कुछ महीनों की है, ऐसा ही है। वेरी गुड। तो सर हमने कहा कि पहले सी की भी बात कर लेते हैं। सी के टोटल एम्प्लॉयज हैं आपके पास 90 एम्प्लॉयज, और मैंने कहा कि भाई कुल मिला के हम अगर देखें तो सी में से जो ड्रॉप आउट हुए हैं हमारी कंपनी से, वो कितने हुए, 3 बंदे। तो क्या हम कह सकते हैं, बल्कि यहाँ पे देख लेते हैं कितने हैं भाई, ग्रेड सी 90 हो गए, और अच्छा 10 एम्प्लॉय छोड़ के गए, तो हमने कहा भाई 80 हो गए यहाँ पर, सही है। हमने सेम केस किया, लेफ्ट और न्यू वालों को अदर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा देखो, ये जो न्यू एम्प्लॉयज है ना, न्यू एम्प्लॉयज हैं ये वाले, बेनिफिट्स तो मिले ना, बोनस नहीं मिलेंगे ना जानी। हाँ जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे एक बच्चे ने सवाल किया है यहाँ पर, F95 ने, इसका जो भी नाम है। अच्छा F95 भाई बोल रहे हैं कि सर जो नए बंदे आए हैं उनको आपने बोनस क्यों नहीं दिया, पहले डेट देख लें इनकी। मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास ये तो एम्प्लॉयज की डिटेल दी हुई है, पर आप ये बात मानते हैं कि हमारे पास जो एम्प्लॉय छोड़ के गए जून 1 2021 को रिप्लेस किया है 12 न्यू हायरिंग्स ने,
और जो नए एम्प्लॉइज है उन्होंने ज्वाइन कब किया, प्लीज देख के बताते हो, जल्दी से बताओ। न्यू एम्प्लॉइज की ज्वाइनिंग कब हुई है, जल्दी बताओ। न्यू एम्प्लॉइज की ज्वाइनिंग कब हुई है जानी? यकूम अगस्त को, ओके भी। ये कायद आजम का पोता आया हमारे पास, यकूम अगस्त को हुई है। अच्छा भाई चलो सुनो, भाई तो न्यू एम्प्लॉइज ने जो अगस्त में ज्वाइन किया है, तो मुझे आप एक बात बताएं, क्या इनको बोनस मिलेगा या 30 जून पे जो थे वो उनको मिलेगा, जल्दी बताओ। नहीं मिलेगा ना इनको? वेरी गुड। चलें आ जाए आगे। अच्छा मुझे कोई ये बता दे जानी कि जो जो लीवर्स हैं हमारे, जो ये छोड़ के गए कंपनी, उनको क्यों नहीं बोनस दिया? लॉजिकल बात बताना, लॉजिकल। हाँ जी, लॉजिकल बात। जो लीवर्स हैं उनको क्यों नहीं मिल रहा भाई बोनस, जो छोड़ के गए कंपनी? हाँ जी। नहीं गलत मिशेल, गलत 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 गलत। बोनस ईयर एंड पे नहीं, यहाँ पे हाफ ईयर पे मिला है। 30 जून को मिला है, क्योंकि वो बोनस वाली डेट से पहले लीव कर गए थे। वेरी गुड, बिल्कुल। और कुछ एम्प्लॉयज गए थे अप्रैल के महीने में, उनको भी बोनस नहीं मिला। वेरी गुड यार, बेहतरीन, वेरी गुड। अच्छा आप देखो, ऑल टुगेदर पता होता क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स जब आप परफॉर्म करते हैं ना, तो आपके पास कुछ डेटा होता है। उस अवेलेबल डेटा की बेस के ऊपर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। उस एक्सपेक्टेड वैल्यू को आप कंपेयर करते हैं किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्टेड फिगर से। और अगर आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये डेफिनेशन है ना, याद करो, डेफिनेशन है, डेफिनेशन है एनालिटिकल प्रोसीजर्स की, एनालिटिकल की। तो एनालिटिकल के अंदर जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज आपकी डिफर करती हैं रिपोर्टेड वैल्यू से, तो आप क्या करते हैं? इंक्वायरीज करते हैं। ऐसा ही है ना? ऑफ अनयूजुअल बैलेंसेस, अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस की आप इंक्वायरीज करते हैं, ऐसा ही है। तो उसको मैं प्रैक्टिकली करना बता रहा हूं, क्योंकि आज तक उसने ऐसा प्रैक्टिकल सवाल नहीं पूछा, आज तक नहीं पूछा। अच्छा आप लोगों ने वो घिसे पिटे प्रोसीजर तो किए हुए ना, कि भाई मैं डेटा टर्नओवर रेशियो निकाल लूंगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लूंगा, सेल्स को देख लूंगा कितनी ग्रो हो रही है। वो रिस्क अपनी जगह है, वो मुझे आते हैं। मैं सेल्स की इंक्रीज देख लूंगा, मैं बोलूंगा भाई ऊपर लिख के देगा आपको कि कॉम्पिटिटर आ गए हैं, सही है जी, इकोनॉमी के हालात खराब चल रहे हैं और सेल्स ट्रिपल हो रही है। वो कैसे पता लगेगा? जब परसेंटेज निकालोगे, तो आप बोलोगे सेल्स हैव बीन इंक्रीज बाय 30%, 35% एंड कॉम्पिटिटर्स हैव अराइव्ड, दिस इंडिकेट्स दैट द कंपनी हैज ओवरस्टेटेड सेल्स। तो वो रिस्क तो अपनी जगह है ना भाई, उसको तो मैं चैलेंज ही नहीं कर रहा, वो तो है। पर नई चीज भी तो सीखो ना जो आ सकती है। क्लियर है? वो भी सवाल करेंगे इसके बाद, वो भी हमारे अभी पाइपलाइन में, वो देखते हैं अभी। चलें जी आगे। अब मुझे एक बात बताएं, पहले बताओ इस पे कोई मसला है? ये एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली मैंने, 267,789,500, जल्दी बताओ इस पे कोई इशू है? नहीं कोई भी इशू नहीं है, पक्की बात है, आपके सामने है। अच्छा जी चलें जी, अब ये आ गया 267,789,500 की एक्सपेक्टेड वैल्यू। आप मुझे एफएस में देख के बताएं, वैल्यू कितनी आ रही है, फाइनेंशियल्स में कितनी आ रही है? हाँ जी, 300 मिलियन, 300 मिलियन आ रही है। अच्छा मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू कम आ रही है, फाइनेंशियल्स में वैल्यू आ रही है ज्यादा, ऐसा ही है? तो क्या हम ये कहेंगे कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसट्रीटेड, या मैं इंक्वायरी करूंगा? हाँ जी, या मैं इंक्वायरी करूंगा, जल्दी बताओ। इंक्वायरी करेंगे ना। अच्छा आप ये क्यों नहीं कह रहे सर मिसट्रीटेड है? भाई आपने एक्सपेक्टेशन बनाई है, वो बोलेगा मुझसे पूछ तो सही कि हुआ क्या है, तुमने क्या क्या मिस आउट किया। ये तो अभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेस पे किया है ना मैंने। वेरी गुड यार। जिडियन ने क्या बात कही सर, दीज आर प्रीलिमिनरी प्रोसीजर। ये प्रीलिमिनरी यानी एडवांस प्रोसीजर है, अभी तो आप डिटेल टेस्टिंग करेंगे। अच्छा अब तुम लोगों को टाइम देता हूं, मुझे लिख के बताओ व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस। वो पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू कम आ रही है और वो वैल्यू ज्यादा आ रही है? याद रखिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, सवाल ऐसा आएगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो और क्लाइंट से नेसेसरी इंक्वायरी परफॉर्म करो, ये सवाल है। क्लाइंट से क्या परफॉर्म करो? नेसेसरी इंक्वायरीज परफॉर्म करो। अब आपने आपने नेसेसरी इंक्वायरी टारगेटेड करनी है।
सही है जी। अच्छा, एक एक बच्चा लिख के आता है एग्जाम के अंदर, सीए फाइनल की बता रहा हूँ, C5 6 में एक बच्चा लिख के आता है प्रोसीजर में, कि इंक्वायरी प्रोसीजर क्या, इंक्वायरी भी तो प्रोसीजर ही है ना। इंक्वायरी में लिख के आता है कि आई विल आस्क क्लाइंट व्हाई दिस एक्सपेंस इज ग्रेटर देन माय एक्सपेक्टेशन। अबे भाई, क्या दिमाग खराब हो गया? बोलेगा तूने बनाई है, तेरे को पता होगा। बात समझ आ रही है? मतलब वो बच्चा बच्चा लिख के आ रहा है कि भाई व्हाई दिस एक्सपेंस इज ग्रेटर देन माय एक्सपेक्टेशन। बोल रहा भाई मैं क्यों बताऊं तेरे को कि एक्सपेक्टेशन से। क्लाइंट के पास जा रहे हो तो टारगेटेड बात करनी है, या कोई ये चीज थी क्या, एक्सपायरी चीज थी, वो तुम्हें लिखनी है इसलिए बता नहीं रहा। आपका टाइम शुरू होता है अब। इस वर्किंग को सामने रखें, इस वर्किंग को सामने रखें, सही है, जो मुझे लिख के बताएं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल इंक्वायरीज दैट यू विल मेक फ्रॉम द क्लाइंट। चलिए जी, शुरू हो जाए। अच्छा फराह, देखो आपने ये गलत लिखा है। फराह ने लिखा है सर इज देयर एनी न्यू जॉइनर्स, क्या न्यू जॉइनर्स की डिटेल आपके पास नहीं है? हाँ जी, जल्दी से लिख के बताओ क्या न्यू जॉइनर्स की डिटेल आपके पास नहीं है? सवाल है मेरा, है ना। देन हम ये क्यों इंक्वायर करेंगे? पता आपको क्लाइंट क्या बोलेगा, बेटा तेरे को दी तो ये डिटेल, तो ये क्यों सवाल हो रहा है मेरे से अगेन। चलें जी, अगला सोचें, अगला सोचें। अच्छा भाई, सवाल आया है सर, एग्जाम्पल तौर पर एक्सपेक्टेड वैल्यू गलत निकल आती है और इंक्रीज की बजाय इंक्रीज के लिहाज से सॉल्व करते हैं, तो क्या प्रोसेस के नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू सही निकाली होगी उसके नंबर मिलेंगे, बट हाँ द इंक्वायरीज विच यू विल मेक, उसके नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने गलत निकाल ली। क्योंकि खुद सोचो ना, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर इंक्वायरी गलत करोगे तो फिर सामने से बोलेगा भी ना बंदा। गलत मरियम, गलत। अच्छा जी, वेयर any salary increments given to employees, were any additional bonuses, were leavers given any additional severance payments? सर पर्पस भी मेंशन है किस वजह से ज्वाइन किया है। अच्छा, डिस्क्रिपेंसी में भी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, गौतम लिखते हैं मोर एम्प्लॉइज में हैव सैलरीज हायर अमाउंट इन गिवन रेंज। देखो गौतम ने पहली चीज बिल्कुल सही लिखी है, गौतम ने पहली चीज सही लिखी है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी, जल्दी बताओ, टारगेटेड बात है ना, टारगेटेड बात नहीं की इसने, गौतम ने, बताओ। सही बात लिखी है ना, कि हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज की सैलरी हायर साइड पे हो, हमने एवरेज पे कम ले ली है। यस और नो में जवाब दो जल्दी से। लॉजिकल बात करो, क्रिटिकली एनालाइज करो इन्फॉर्मेशन को भाई, कि ज्यादा क्यों है उसकी। आपने लिया हुआ एवरेज, और ज्यादा है तो ऐसी बात है कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होंगे, सुनिएगा, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जिनकी सैलरी हायर रेंज में आ रही होगी, आपने उसको भी 2.75 पे लिया हुआ है, कम वैल्यू पे लिया हुआ है, तो दिस कुड बी द पॉसिबल रीजन ऑफ डेविएशन। नहीं, ये नहीं लिख सकते अब्दुल नाफिर। देखो पहले देखो, गौतम ने लिखा है, पहली चीज बिल्कुल सही लिखी है, इसको मैं अफर्म कर रहा हूं, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, डबल एक्सपेंस मे बी रिकॉर्डेड, टेम्पररी स्टाफ मे बी रिक्रूटेड। अच्छा जी, चलें। अच्छा, क्या हम ये बात लिख सकते हैं जैसे जिडियन ने लिखी थी इंक्रीमेंट वाली, क्या हमें ऊपर इंक्रीमेंट की, हाँ जी, क्या हमें इंक्रीमेंट की डिटेल दी हुई है ऊपर इंक्रीमेंट की? हाँ जी, जल्दी बताओ। नो। पर क्या हम सुनिएगा, क्या हम ये पूछ सकते हैं क्लाइंट से, इज देयर एनी इंक्रीमेंट टू द एम्प्लॉइज? क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी सैलरी ज्यादा आ रही है, मेरी सैलरी एक्सपेक्टेड कम आ रही है, तो एक पॉसिबल रीजन ये भी तो सकते हैं ना, इंक्रीमेंट लगाओ और हमें इंक्रीमेंट का पता ना हो। तो पॉसिबल चीज तो ये होगी ना, पॉसिबल चीज तो ये होगी, ऐसा ही है। क्योंकि देखो, आपको एम्प्लॉयज की एडिशन के बारे में पता है, आपको एम्प्लॉयज के जाने वाले के बारे में पता है, सही जी, आपको बोनस के बारे में पता है कब दिया गया है, तो जो लेफ्ट ओवर थिंग है वो है क्या? हाँ जी, लेफ्ट ओवर थिंग बचती क्या है? इंक्रीमेंट। अच्छा जी, अच्छा, इंक्वायर वेदर रिसीव एम्प्लॉय रिसीव एनी फंड अमाउंट ऑन टर्मिनेशन। अच्छा देखो लारे, जब फंड अमाउंट की बात करते हैं ना, तो जैसे प्रोविडेंट फंड होता है वो साथ साथ डिडक्ट हो रहा होता है, ग्रेजुटी का एक्सपेंस भी साथ साथ आ रहा होता है, वो अदर बेनिफिट्स में आ गया है, ऐसा ही है। अच्छा, अब जरा ये देखिएगा, आपके पास स्क्रीन आ रही है ना सबके पास, अब जरा ये देखो, लीव इनकैशमेंट टू द लेफ्ट में, बिल्कुल ये लिख सकते हो, लीव इनकैशमेंट बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा जी, इधर अब मुझे एक बात और, ये देखो टारगेटेड बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, पॉसिबल रीजंस फॉर वेरिएशन।
There might be increments for the employees during the year which the auditor might not be informed of in preliminary planning activities. पहले तो पहली बात समझ आती है? हाँ जी, पहली बात समझ आती है, क्लियर है? दूसरी बात देखो, difference can be due to the use of average rate of salary for every employee instead of their actual salaries, that there might be a number of employees that are at a higher or lower side of the average. ऐसे lower side की हम बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे सर? हाँ जी, किसकी बात करेंगे जानी? हायर साइड की, ऐसा ही है। ओके जी, आगे ओवर टाइम्स माइट बी देयर। अच्छा ये देखो, ये चीज कैसे लिखी है, तो सुनो इधर देखो, ओवर टाइम का सोच सकते थे आप लोग, ओवर टाइम, क्योंकि यहाँ पे तो बेसिक सैलरी है ना। हाँ भाई, ओवर टाइम नहीं मिल सकते। हाँ जी, ओवर टाइम नहीं मिल सकता। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ओवर टाइम्स माइट बी देयर विच आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड सैलरी एक्सपेंस, ऐसा ही है। तो हमने तो सिर्फ वो बातें कही जो ऊपर हो सकती थी और नहीं है। बात क्लियर है? हाँ जी, बात लॉजिकल है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक टास्क, अब मैं इंक्वायरी रिलेटेड आपको एक टास्क देता हूं, इंक्वायरी रिलेटेड, सही है जी? अच्छा जी, और ये मैं पहले आपको आपको क्लासेस में बता चुका हूं, पर आपने अभी लिख के देना है। सही है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं ऐसे ही, पॉसिबल इंक्वायरीज आपने बतानी है। सही है जी। जीपी रेशियो हैज बीन डिक्रीज्ड फ्रॉम 25% टू 15%। व्हाट सॉर्ट ऑफ possible inquiries you will make from the client after performing this analytical procedure? अच्छा जी, मुझे आप एक बात बताएं, ये जो चीज है जो मैंने लिखी है यहाँ पर, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए थे? एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए थे? यस सर। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके आपको पता लगा कि सेल्स को, अगर जीपी को सेल्स से डिवाइड करता हूं पिछले साल के इस साल से, तो मेरा जीपी रेशियो 15% पे आगे गिर जाता है। तो ये आपने एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म किया होगा। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, व्हाट सॉर्ट ऑफ इंक्वायरीज विच यू विल मेक फ्रॉम द क्लाइंट इन ऑर्डर टू असरटेन कि हुआ क्या है, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता अभी। तो बीइंग एन ऑडिटर आप क्या सवाल करेंगे? आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा जी, मरियम कह रही है, इज देयर एनी प्रॉपर वैल्यूएशन इन्वेंटरी? नो। हाँ जी, जिडियन लिखते हैं, जिडियन का सवाल का सल्यूशन हम यहाँ पे पेश करते हैं, ताकि जो लोग हमारे ये रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके पास ये अवेलेबल हो। अच्छा भाई, यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा भाई, इज देयर एनी डिक्लाइन इन डिमांड ड्यू टू विच द सेलिंग प्राइसेस हैव बीन रिड्यूस्ड? हैव एनी फर्दर डिस्काउंट्स बीन ऑफर्ड टू द कस्टमर? हैव द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज? हैव एनी रेजेस टू वेजेस रेट्स बीन प्रोवाइडेड? वेरी गुड यार, बेहतरीन बेहतरीन, बिल्कुल सही। देखो, टारगेटेड बात करनी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पॉसिबिलिटीज क्या है, सुनिएगा। whether any competitor arrive in the industry, whether any purchase of raw material at higher price। देखो हसान, तुमने दूसरा तो सही लिखा है। Following inquiries can be made: is sales price decrease? Has cost of goods sold increase? नहीं, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज नहीं पूछना तुमने, गलत गौतम। आपने पूछना है
कि क्या हमने कोई जो परचेजेस किए क्या रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, ये पूछना है। क्या वेजेस, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो क्या आपका वेज रेट इंक्रीज हो गया, दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। सही है। कंपनी फेसिंग डिफिकल्टीज इन सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स। शिवम कहते हैं आर देयर एनी इन्वेंट्री व्हिच आर बीइंग सोल्ड लोअर देन एनआरवी ऑफ कॉस्ट, is there any decrease in sales price, is there any increase in cost of material? Very good, Shivam. Is there any change of policy for valuation of goods? This is also the relevant question. Ask whether there is decrease in selling price compared to the last year. Ask management about the special discounts or incentives given to customers. Ask management whether price of raw material is increased. Very good, Michelle. Very good. Amar likhte hain audience shall inquire, is the decrease in GP margin due to decreased sales of low margin items? ये गलत लिख दिया पहले अमार। इज देयर ओवर स्टेटमेंट ऑफ परचेजेस? आर देयर इनअप्रोप्रिएट कट ऑफ अरेंजमेंट्स? यानी ये तुमने बहुत जेनरिक लिखा है अमार। अच्छा, क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं कि सर इज देयर एनी डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एज कंपेयर टू लास्ट ईयर? हाँ जी, ये लिख सकते हैं, इज देयर एनी डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एज कंपेयर टू लास्ट ईयर? आर देयर एनी special discounts given to customers? ऐसा ही है, आर देयर एनी स्पेशल डिस्काउंट्स गिवन टू कस्टमर? ये भी हम लिख सकते हैं। सही है जी। इज देयर एनी इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स स्लैश मटीरियल परचेज? अच्छा देखो फरा, ये बहुत गलत बात होगी। फरा ने लिखा सर बैड डेट एक्सपेंस। व्हाट डज माय बैड डेट एक्सपेंस हैज टू डू विद माय जीपी रेशियो? हाँ जी, कोई मसला नहीं है, सॉरी नहीं तो खैर सीख रहे हो। इज देयर एनी डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स या मटीरियल परचेज? ऐसा ही है। हम सर लिखेंगे इज देयर एनी चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पॉलिसी ऑफ वैल्यूएशन इन्वेंट्री आर यू फीफो टू वेटेड एवरेज और वाइस वर्सा? अच्छा ये तो आपको पता है ना, ये तो आपको पता है ना कि अगर हम वैल्यूएशन चेंज करते हैं तो उससे भी क्लोजिंग इन्वेंट्री चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जीपी हिल जाते हैं। ऐसा ही है। आर देयर एनी कट ऑफ इश्यूज? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, कट ऑफ इशू की वजह से आपका सीओजीएस चेंज हो सकता है? जल्दी बताओ, यस और नो। कट ऑफ की वजह से हो सकता है? अच्छा अगर कट ऑफ की वजह से हो सकता है, मैंने आपको स्पेसिफिकली सिखाया है। अगर बात समझिएगा, अगर मेरी परचेजेस ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, परचेजेस ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, तो परचेजेस अगर ओवरकास्ट हो जाती हैं तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाता है? जल्दी बताओ। इंक्रीज हो जाता है। वेरी गुड। तो हम टारगेटेड बात लिखें, इज देयर एनी कट ऑफ इश्यूज पॉसिबली ड्यू टू रिकॉर्डिंग परचेजेस इन करंट ईयर? ऐसा ही है, या यूं लिख सकते पॉसिबली ड्यू टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ परचेजेस? ऐसा ही है। दीज आर द रेलेवेंट इंक्वायरीज विच यू विल परफॉर्म, ताकि आप कंक्लूड करें यार, वो आपको जवाब देगा हाँ यार। अच्छा देखो, जब क्लाइंट से पूछते हो ना आप, तो आप बोलते हो सेलिंग प्राइस कोई डिक्रीज हुई है, वो बोलता है हाँ, तो आपका शक थोड़ा सही होता है, हाँ यार चलो यार, अब जब मैं वाकई में ऑडिट में चेक करूंगा तो मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस कम दिखनी चाहिए। ऐसा ही है। तो अगर वो आपसे कुछ सेलिंग प्राइस कम हुई थी, बोलता नहीं हुई थी, तो आपका शक और इंक्रीज होगा। तो दीज आर द पॉसिबल इंक्वायरीज। जैसे आप क्लाइंट को घेरते हो, अंडरस्टैंडिंग लेते हो पूरी। खैर, इज देयर एनी स्पेशल डिस्काउंट? तो फिर जब आप ऑडिट कर रहे होगे तो आपका दिमाग किस डायरेक्शन में जा रहा होगा कि यार डिस्काउंट्स मुझे चेक करने कि क्या उसका प्रॉपर अप्रूवल था या नहीं था। कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या ये डिटेल टेस्टिंग है या एनालिटिकल प्रोसीजर है? हाँ जी।
क्या ये डिटेल टेस्टिंग है या एनालिटिकल प्रोसीजर है? सर एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर इंक्वायरी है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर इंक्वायरी है। डिटेल टेस्टिंग तो टेस्ट ऑफ डिटेल में होगी ना, जब आप उसको चेक करेंगे। क्लियर? ओके जी। अच्छा, आप एक और सवाल भेजो तुम लोगों को, रिस्क के रिलेटेड बड़ा बेहतरीन सवाल है जिसमें रिस्क और रिस्पॉन्सेज दोनों है। अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ राबिया। देखो, राबिया कह रही है सर पॉलिसी की चेंज के हिसाब से बता दे। भाई मुझे एक बात बताओ राबिया, अगर मैं अपनी वैल्यूएशन की मेथोडोलॉजी को चेंज करूँ, यानी फीफो में क्या होता है, फीफो में आपकी हर एक इन्वेंट्री अलग अलग मेजर हो रही होती है ना, अलग अलग मेजर हो रही होती है, जितने पे आई है उतने पे ही, ताकि जो पहले आई है वो पहले जाए। जबकि वेटेड एवरेज में क्या होता है, आपकी कॉस्ट स्प्रेड हो जाती है नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर, तो वो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो इस वजह से आपका सीयूजीएस पे इंपैक्ट आ जाता है। ओवरऑल कोई चेंज नहीं होता, पर सीयूजीएस चेंज हो जाती है, टाइमिंग डिफरेंस आ जाता है। क्लियर है? ओके। चलें जी, अब एक सवाल देख लेते हैं, मैं आपको भेज भी दूं पहले, और फिर मैं यहां पे भी दिखाता हूं आपको। ये आपके एग्जाम रेलेवेंट सवाल है। अच्छा जी, तो सर मैं आपको, यार ये बिल्कुल सही करके बताना है तुम लोगों ने, ये मुझे कंफर्म कर देना अगर ग्रुप पे आ जाए। मैं यहाँ भी शो कर देता हूँ, यहाँ पे भी आपको विजिबल हो जाएगा। ग्रुप पे आ गया जानी? ओके जी, दोनों ग्रुप पे आ गया ना? चलें जी, शुरू हो जाए। और टाइम लिमिट के साथ आपके पास 10 मिनट है यहाँ। रिस्क और रिस्पॉन्सेस बहुत ही ज्यादा स्पीड में, और याद रखिएगा रिस्पॉन्सेस टारगेटेड लिखने होते हैं, ऐसे नहीं कि फायरिंग कर दी कुछ भी। यह आपका जो एग्जाम का पैटर्न है ना, ये उस नौयत का सवाल है, जो नई चीजें करवानी थी करवा चुका हूँ। अब एग्जाम पैटर्न की प्रैक्टिस करो। ये बिल्कुल सही पिक किया आपने, ये बिल्कुल सही पिक किया है कि फर्स्ट टाइम ऑडिट है तो एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए होगा टीम का। तो ये एक रिस्क है कि इन एक्सपीरियंस टीम नहीं लगा दें हम, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए होगी। बिल्कुल ये एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर दिखता है आपको? वैसे ही पूछ रहा हूँ, जस्ट अ क्वेश्चन। हाँ जी, कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? मिक्सचर लाया हूँ उसमें। हाँ जी, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। हसन और फराह कहते हैं, है सर, बिल्कुल है। थर्ड पैरा में, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। गुड। अच्छा, प्रेशर है, इंसेंटिव है, क्या है? लिखना भी तो पड़ेगा ना आपको। वेरी गुड, इंसेंटिव, बेहतरीन बेहतरीन। गुड है। चलिए लिखे लिखे ड्राफ्ट करके दें मुझे, पूरे रिस्क ड्राफ्ट करके दें, पूरे रिस्क एक जगह पर, कितने रिस्क हैं। सही है जी। सुकून से टाइम लें अपना, बकाया 6-7 मिनट ले लें। सही है, जल्दी।
अच्छा जी, जिडियन ने लिखा है, हम यहाँ पे पहले उसका सोल्यूशन पेश करते हैं। अच्छा जी, वो लिखते हैं एज मोस्ट ऑफ द CTRs raw material are imported from Africa, there is a risk that incorrect exchange rates have been used for translation into local currency। पहले बताओ जल्दी से, IS-21 वाला रिस्क किस किसने पिक किया था? हाँ जी, IS-21 रिलेटेड अपेरेंट है, अंडरस्टैंडिंग से पता लग रहा है। मिस हो गया था आसान, देखो ये बड़ा याद रखना है। मिशेल, इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट, वेरी गुड। चलें जी, आगे 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 आगे। एज goods are in transit for up to 3 weeks, there is a risk that goods might be damaged during the transit and the appropriate losses have not been booked। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं कि गुड्स इन ट्रांजिट के अंदर कट ऑफ का रिस्क हो सकता है? जल्दी बताओ, क्या गुड्स इन ट्रांजिट के अंदर कट ऑफ का रिस्क हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। Sir, training costs have been capitalized other than being expensive and there is a risk that plant and machinery overstated। क्या ये कह सकता हूं कि ये apparent misstatement है? apparent misstatement है, apparent misstatement। ये तो क्या जिडियन का आंसर है, अब मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। अच्छा भाई, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट द बोनस स्कीम फॉर सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टर इज नाउ बेस्ड ऑन द क्लोजिंग टोटल एसेट, देयर इज एन इंसेंटिव टू इन्फ्लेट द टोटल एसेट्स considering that the previous 1% allowance for receivable was deemed to be excessive, there is a risk of fraudulent financial reporting। ये भी बात सही है, क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर बनता है? अपेरेंट फ्रॉड रिस्क फैक्टर बनता है। हाँ जी, अपेरेंट। ओके, आगे। सिंस द डेटा वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम, तो क्या हम कह सकते हैं कि देयर इज अ रिस्क दैट ऑल डेटा हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड प्रॉपर्ली, और वहां पे एरर के चांसेस हों कि कंप्लीट डेटा नहीं गया हो, इनएक्यूरेट डेटा नहीं गया हो, और ऐसी बात है फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मसले होंगे। ऐसा है? चलें जी, वेरी वेल ड्राफ्टेड, वेरी वेल ड्राफ्टेड जिडियन। अगर ये अगर मैं कहूं कि भाई 6 रिस्क आइडेंटिफाई करने से तुमने बेहतरीन आइडेंटिफाई किए। अच्छा, मैं अगर बाकी बच्चों के भी रिस्पॉन्सेज देख रहा था, समवॉट बच्चों ने यही लिखा है, पर अगर मैं यहाँ पे देखूं कि वो कह रहा है कि भाई परचेज करता है गुड फ्रॉम सप्लाई इन अफ्रीका एंड द गुड्स आर इन ट्रांजिट at the year end, there is a risk that the cutoff of inventory purchases and payable may not be accurate, may be under or overstated। क्लियर है? अच्छा भाई, फिर वो कहता है कि भाई एक्सपेंडिचर, ये किसने लिखा था? देखो ये IS-38 वाला, ये भी तो हो सकता है कि उसने रिसर्च को एक्सपेंस आउट करने की जगह कैपिटलाइज कर दिया हो। हाँ जी, ये भी तो हो सकता है ना कि रिसर्च को एक्सपेंस आउट करने की जगह कैपिटलाइज कर दिया हो। तो ये भी तो रिस्क है, ये भी तो रिस्क है कि देयर इज अ रिस्क रिसर्च एक्सपेंस माइट हैव बीन कैपिटलाइज। वेरी गुड गौतम, तुमने लिखा था, वेरी गुड। अच्छा, इसका तो प्रोसीजर यही होगा ना कि हम ब्रेक डाउन लेंगे एक्सपेंसेस का, उसमें से वाउच करेंगे कौन से रिसर्च एक्सपेंसेस, चेक करेंगे कि क्या वो पीएनएल में गए या नहीं गए। ऐसा ही है। अच्छा भाई देखो, बोनस स्कीम वाला देखो, बोनस स्कीम में लिखा हुआ, तो बोनस स्कीम फॉर सीनियर मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स ऑफ सिटिया स्पार्कल कंपनी has been changed and is now based on the value of year-end total asset। There is a risk that the management might be motivated to overstate the value of assets through the judgments taken or through the use of releasing provision और capitalization policy। यानी भाई वो अपने एस्टिमेट्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे इसमें रिसीवेबल के लिए किया भी है। The finance director of City Sparkle Company believes that an allowance for receivable is excessive and unnecessary and therefore has not provided for it at the year end। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, रिसीवेबल के रिलेटेड, सिर्फ रिसीवेबल के रिलेटेड ये बताओ, क्या यहाँ पर कंप्लीटनेस का रिस्क है या वैल्यूएशन का रिस्क है? रिसीवेबल से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। हाँ जी, रिसीवेबल के रिलेटेड किसका रिस्क है? वैल्यूएशन का। अच्छा भाई, तो क्या वैल्यूएशन के रिस्क के लिए हम क्या सारे प्रोसीजर लिखेंगे या सिर्फ वो वाले प्रोसीजर कि मैं एजिंग रिपोर्ट ले लूंगा, हाँ जी, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को देख लूंगा, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक कर लूंगा, ऐसा ही है?
यही प्रोसीजर लिखेंगे ना, बाकी तो लिखने की नीड ही नहीं है आपको, आपने टारगेटेड प्रोसीजर लिखना है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब ये देखो, a new general ledger system was introduced in May and the old new systems were run in parallel until August. There's a risk of balances in May being misstated and loss of data if they have been not transferred from the old system completely and accurately. तो ये भी रिस्क है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन का, ऐसा ही है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, मैं बोलता हूँ भाई जो पुराने सिस्टम में था वो मुझे दिखाओ, नए सिस्टम में आ रहा तो मैं मैच कर लेता हूँ डेटा, ऐसा ही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या ओवरऑल बेसिस के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं, समझ आता है कि हाँ यार ये पॉसिबल रिस्क है। गुड हो गया, चलो इसके लिए भी प्रिपरेशन हो गई। चलो अब अगर मैं अब सम अप करूं चीजों को, क्वेश्चन की लास्ट 3 लाइन समझा दूं, अभी समझा देता हूं। द फाइनेंस डायरेक्टर इज कंफर्टेबल, ये वाली पूछ रहे हो अमार, ये पूछ रहे हो? अच्छा, द फाइनेंस डायरेक्टर इज कंफर्टेबल विद दिस एज दीज रिकंसिलिएशन वर completed successfully for both June and August. In addition, the year-end close down of payable ledger was undertaken on, अच्छा देखो वो क्या ये रहा है कि आपका पहले तो देखो ईयर एंड किया है, 31 जुलाई आपका ईयर एंड है, सही है, 31 जुलाई ईयर एंड है, तो यहां से पता देखो न्यू लेजर सिस्टम आया है मई के अंदर। फाइनेंस डायरेक्टर ने स्टेट किया हुआ है कि डेटा कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया है न्यू सिस्टम में ओल्ड सिस्टम से, सही है जी। और अगस्त तक इन्होंने पैरेलल बेसिस पे दोनों सिस्टम्स को चलाया ताकि मैचिंग हो सके। As a result of additional workload on the finance team, number of control account reconciliation was not completed. Control account reconciliation बता देता हूँ क्या होती है। देखो आपके पास होता यह है कि आपके पास सब्सिडी लेजर्स होते हैं, सब्सिडी लेजर्स होते हैं, सही है जी। सब्सिडी लेजर का मतलब है कि ABCD 5-6 आपके कस्टमर्स हैं। मुझे एक बात बताओ, उन सब का टोटल, यानी उन सब का अलग अलग बंदों का टोटल मेरे कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस से मैच करना चाहिए। हाँ मार्क, क्या मैच करना चाहिए? वो कह रहा है कि भाई ये रिकंसिलिएशन नहीं बनी हुई, तो क्या ये कोई मसला है, ये कंट्रोल वीकनेस है? हाँ जी सर, ये कंट्रोल वीकनेस है, सही है। और कह रहा है बैंक रिकंसिलिएशन भी नहीं बनी हुई, तो अगर बैंक रिकंसिलिएशन भी नहीं बनी हुई तो वहां पे भी कट ऑफ का रिस्क आता है, वहां पे भी कट ऑफ का रिस्क आता है कि भाई बैंक रिकंसिलिएशन नहीं बनी हुई, हो सकता है कुछ चीजें आपने रिकॉर्ड ही नहीं की हुई हो, सही है अमाल, समझ आ गई बात? ओके। अच्छा जी, अब मैं अगर समअप करूं आपके लिए, तो सर अब हम जरा बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। मुझे बताओ, हमने सबसे पहले जो शुरू किया था, सही है जी, अगर इनिशियली मैं देखूं, हमने रिपोर्ट को भी देखा, रिपोर्ट में मल्टीपल न्यू चीजें करवाई मैंने तुम्हें, जिसके अंदर मैंने आपको कैम की ड्राफ्टिंग सिखाई, पहली चीज। मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग के अंदर कैम के अंदर जो प्रोसीजर्स होते हैं वो सिखाए कि भाई उसको वैलिडेट करने का तरीका क्या है। दूसरा, एक सिनेरियो दिया जिसमें रिपोर्ट बनी हुई थी, आपको उसको चैलेंज करना था, क्रिटिकली एनालाइज करना था कि उसमें गलतियां क्या है। और दूसरा, मैंने आपको बेसिस फॉर ओपिनियन भी लिखना सिखाया, जिसमें यह लिखना होता है आपको कि भाई मसला क्या है जिसकी वजह से मेरे एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, इक्विटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। यहां तक क्लैरिटी है एज फार एज रिपोर्ट इज कंसर्न? हाँ जी। एथिक्स किया हमने, एथिक्स के मल्टीपल केसेस देखे हमने, उस पर आपको ग्रिप ले आया। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे ग्रिप आ गई? देखो बेसिक एनालिटिकल प्रोसीजर मैंने क्लास में भी बहुत करवाए, जैसे ये सवाल देखा आपने जिसमें आप डिवाइड मल्टीप्लाई करके करते हैं, ये सारी चीजें, सही है जी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने करा दिया तो आप और नहीं करेंगे, आपने और भी करना है। अब मुझे बताओ अगला टॉपिक क्या उठाएं? इंटरनल कंट्रोल। हाँ जी, जिडियन कह रहे सब्सटेंटिव। हाँ जी, आप बताएं, आप लोगों की कॉल है। पता कह रही है इंटरनल कंट्रोल, आसान कह रहे हैं प्रोसीजर्स। चलो एक एक काम करें, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सब्सटेंटिव, बट फिर एक चीज याद रखिएगा, सब्सटेंटिव का मतलब ये है कि फिर हर जगह के प्रोसीजर हो सकते हैं, ये बात क्लियर है, आपको याद करके आना है, हर जगह के प्रोसीजर हो सकते हैं।
सही है, तो फिर प्रोसीजर्स कर लेते हैं। चलें जी, आप एक काम करें, चलो याद नहीं, रीड कर लो, हो जाएगा हो जाएगा, याद कर लो। एक दिन देता हूँ, एक दिन देता हूँ, कल का ब्रेक लेता हूँ, परसों हम सब्सटेंटिव की क्लास लगाते हैं, आप मंड के याद कर रहे हो उसको, सही है, अच्छे से याद कर रहे हैं। मैं टारगेटेड ऐसे नहीं बोलूंगा कि ये लिख के दे दो, नहीं, सिनेरियो दूंगा, उस पर आपने करने होंगे, राइट है। तो सब्सटेंटिव भी देख लेते हैं। चलिए जी, एक दिन का गैप है, एक दिन आपके पास है, आप अच्छे से याद करें और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, राइट है जी। चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अभी अभी भेजता हूँ मैं, अल्लाह हाफिज।